साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम के अंदर अपने सिलेबस में इंडियन ऑथर आते हैं और इंडियन ऑथर में सरोजिनी नायडू है वो भी इंक्लूड है। मित्रों, आरपीएससी का जिस प्रकार से ट्रेंड है, आरपीएससी इंडियन ऑथर्स के जो लाइफ है, उनकी जो बायोग्राफी है उससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप करती है। इसके साथ साथ जो इनके ज्यादा ट्रेंड रहता है वो रहता है इनके लिटरेरी कैरियर और लिटरेरी वर्क से संबंधित क्वेश्चन पुटअप करने का। तो आज का सेशन रहेगा मित्रों सरोजिनी नायडू का। इसमें अपने सरोजिनी नायडू से संबंधित सारे जो उनके लाइफ हिस्ट्री है और इसके साथ साथ लिटरेरी कैरियर उससे संबंधित सारे के सारे फैक्ट करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, सरोजिनी नायडू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की एक इम्पोर्टेंट फिगर है। इनका जन्म मित्रों 13 फेब 1879 को हैदराबाद में हुआ और 2 मार्च 1949 को इनकी आज़ादी के 2 साल बाद इनकी डेथ हो गई लखनऊ के अंदर। मित्रों, सरोजिनी नायडू लिटरेरी कैरियर मतलब अपने एक पोइट तो है, इसके साथ साथ में फ्रीडम फाइटर भी है। तो अपने सिलेबस के अंदर ये है और हमेशा सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन आता है। तो इस सेशन के अंदर सरोजिनी नायडू है उसके अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इस सेशन के अंदर मित्रों ऐड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में सरोजिनी नायडू है और उनके लाइफ हिस्ट्री से संबंधित और उनके जो लिटरेरी कैरियर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि मित्रों अपने इसमें क्वेश्चंस के माध्यम से सरोजिनी नायडू है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक अपने सेशन के साथ जुड़े रहें, आपका सरोजिनी नायडू का जो टॉपिक है वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ हमेशा की तरह मित्रों आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊं उससे पहले खुद का अज्यूम करना है कि इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है और मेरे आंसर बताने पे आप मैच करें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। तो मित्रों, सरोजिनी नायडू का आज अपने सेशन शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सरोजिनी नायडू वाज पॉपुलरली नोन एज। सरोजिनी नायडू को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से वो प्रसिद्ध है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लेडी ऑफ द लेक, भारत माता, क्वीन ऑफ पोइट्री। तो मित्रों, क्वीन ऑफ पोइट्री भी नहीं है, भारत माता भी नहीं है, लेडी ऑफ द लेक भी नहीं है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है। इस नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव हर द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कौन सा फ्रीडम फाइटर है इंडियन जिसने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल है वो सरोजिनी नायडू को दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले भी नहीं है, टैगोर भी नहीं है, नेहरू भी नहीं है मित्रों, महात्मा गांधी है। उन्होंने इनके पोइटिक टैलेंट को देखते हुए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टाइटल दिया। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा भारत को किला। तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए कि भारत को किला का टाइटल किसने दिया, तो भारत को किला का टाइटल भी महात्मा गांधी ने दिया। इसके अलावा इनको जो भारत की बुलबुल है इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिड शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट है वो बनी थी सरोजिनी नायडू। तो वो कब बनी? 1925, 1917, 1930 और 1942। तो मित्रों 1942 भी नहीं है, 1930 भी नहीं है, 1917 भी नहीं है, 1925 है मित्रों, उसमें बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इंडियन, ध्यान रखना, पहली अगर आपसे पूछ लिया जाए वैसे जीके के हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला पूछी जाए तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, लेकिन वो अपने इंडियन नहीं थी और फर्स्ट इंडियन है वो थी सरोजिनी नायडू और वो 1925 को बनी थी और इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो कानपुर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। वो पहली महिला बनी जो एक राज्यपाल थी वो किस इंडियन स्टेट की थी? सरोजिनी नायडू। बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। तो दिल्ली भी नहीं है, वेस्ट बंगाल भी नहीं है, बॉम्बे भी नहीं है मित्रों। उत्तर प्रदेश की उनको राज्यपाल बनाया गया था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो वो एक ऐसी महिला थी भारत के अंदर भी तो सबसे पहले किसी स्टेट की वुमेन है गवर्नर बनी। तो अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सरोजिनी नायडू नॉट नोन फॉर। किस बात के लिए सरोजिनी नायडू को नहीं जाना जाता है? पोइट, फ्रीडम फाइटर, साइंटिस्ट, ओरेटर। तो मित्रों पोइट तो बिल्कुल थी, तो ये तो
इनकरेक्ट करें। फ्रीडम फाइटर भी थी, इनकरेक्ट करें। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का कहीं जिक्र नहीं होता है। और ओरेटर होता है मित्रों अपने वक्ता, स्पीकर। तो ये अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग प्रोग्रामों में इन्होंने बहुत सारे स्पीचेस दिए। इसके साथ साथ वो अपने आज़ादी के जो मूवमेंट थे, आंदोलन थे, प्रोग्राम थे, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया। तो ओरेटर होता है वक्ता या स्पीकर जो स्पीच देता है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो जो सही नहीं है वो अपने को सिलेक्ट करनी है, साइंटिस्ट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हर पोएट्री इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ। मित्रों सरोजिनी नायडू की जो पोएट्री है उसको कंपेयर किससे किया जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, तोरूदत्त, क्रिस्टीना रोसेटी और इमली डिकिंसन। मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है, तोरूदत्त भी नहीं है, इमली डिकिंसन भी नहीं है। मित्रों क्रिस्टीना रोसेटी है। उनकी जो पोएट्री है वो एक लिरिकल पोएट्री है। और ठीक है, इसी तरीके से जो अपने सरोजिनी नायडू की पोएट्री भी लिरिकल है। तो इसलिए इनको कंपेयर किया जाता है क्रिस्टीना रोसेटी के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज सरोजिनी नायडूज ओरिजिनल नेम? सरोजिनी नायडू का ओरिजिनल नेम क्या था? सरोजिनी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी गोविंदराजुलू नायडू, सरोजिनी घोष, सरोजिनी देवी। सरोजिनी देवी भी नहीं है, सरोजिनी घोष भी नहीं है, सरोजिनी गोविंदराजुलू नायडू भी नहीं है। मित्रों उनका ओरिजिनल नेम था सरोजिनी चट्टोपाध्याय। इनकी मैरिज हुई थी गोविंदराजुलू से, गोविंदराजुलू नायडू से, इसलिए इनके बाद में सरनेम इन्होंने जो गोविंदराजुलू है उनका ले लिया। तो सरोजिनी नायडू बन गया इनका नेम। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज सरोजिनी नायडू प्रोफिशिएंट इन? इनमें से कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषाएं हैं जिनमें सरोजिनी नायडू कुशल थी, दक्ष थी या उनको आती थी? इंग्लिश एंड तेलुगु, उर्दू एंड पर्शियन, तमिल एंड बंगाली, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि इंडियन इंग्लिश के अंदर इनका काफ़ी योगदान है, तो इंग्लिश तो इनको आएगी, तो इंग्लिश बिल्कुल सही है। तेलुगु मित्रों ये इनका हैदराबाद में जन्म हुआ, जिसको आज तेलंगाना कहते हैं। तो वहाँ पे लोकल तेलुगु लैंग्वेज थी, तो इसको इनको आती थी, तो ये भी हो जाएगा करेक्ट। उर्दू और पर्शियन, उर्दू मतलब वहाँ पे हैदराबाद के अंदर ये रहे, उस समय निज़ाम वहाँ पे थे, तो उर्दू वहाँ पे चलती थी, तो इसलिए उर्दू इनको आती है। इसके साथ साथ फारसी भी इनको आती थी। ठीक है, शुरुआत के अंदर इन्होंने फारसी के अंदर एक नाटक भी लिखा था, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में मित्रों इन्होंने तमिलनाडु के अंदर क्या किया था, एजुकेशन प्राप्त की थी, तो बिल्कुल तमिल भी इनको आती थी। और इनका जो परिवार था ना, वो इनके पिताजी है वो बंगाल से आए थे, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, हैदराबाद में बस गए थे, तो इनको बंगाली भी आती थी। इसका मतलब इनको 6 लैंग्वेजेज है वो आती थी। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच मूवमेंट डिड सरोजिनी नायडू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप? कौन से जो आंदोलन है उसमें सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था एक्टिवली? ठीक है, गांधी जी की लीडरशिप के साथ। स्वदेशी मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मित्रों क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम तो यह क्या है, जेल भी गई थी, तो इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। साल्ट सत्याग्रह जो नमक तोड़ो कानून है उसके जो आंदोलन है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके साथ साथ जो अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंडर में जो स्वदेशी मूवमेंट आया उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए लिटरेरी मेंटोर टू सरोजिनी नायडू इंकरेजिंग हर टू फोकस ऑन इंडियन थीम्स इन हर पोएट्री? मित्रों सरोजिनी नायडू है वो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई, तो वहाँ पे उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिन्होंने उनको गाइड किया कि आप क्या करें, अपनी पोएट्री के अंदर जो ईस्टर्न जो कल्चर की चीज़ें आप डाल रहे हैं, यूरोपियन कल्चर की चीज़ें डाल रहे हैं, वो ना डालकर आप क्या करें, फोकस करें अपने इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन थीम है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो उन्होंने इस चीज़ को फॉलो भी किया। तो वो गाइड करने वाले मेंटोर कौन थे? एडमंड गोस, आर्थर सिमंस, विलियम बटलर यीट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं है, एडमंड गोस है मित्रों, उन्होंने इनको गाइड किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। देखिए मित्रों आपने नोटिस किया होगा कि अपने इस सेशन के अंदर किसी प्रकार से इधर उधर की बातें नहीं करके टू द पॉइंट बात होती है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का मेरा इरादा नहीं होता है, तो इन चीज़ों को मित्रों आपको सम्मान करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Who was सरोजिनी नायडू's political mentor, deeply influencing her through the philosophy of non-violence and civil disobedience? मित्रों सरोजिनी नायडू का पॉलिटिकल मेंटोर कौन है जिन्होंने
डीपली क्या किया, उनको प्रभावित किया अपने फिलोसफी से, जो अहिंसा की फिलोसफी है और सिविल डिसोबीडियंस होता है, सविनय अवज्ञा की। तो जिस प्रकार से अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट। तो मित्रों गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट भी नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है, महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। ठीक है, तो उनके पॉलिटिकल मेंटोर है, नॉन वायलेंस और डिसओबीडियंस है, उनसे वो प्रभावित हुई। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सरोजिनी नायडू। अपन को सरोजिनी नायडू के ट्रू स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। At the age of 12, Sarojini Naidu applied her prodigious literary skills to write a 1300 lines long poem in English titled The Lady of Lake। मित्रों सरोजिनी नायडू जब 12 साल की थी तो उन्होंने अपनी जो साहित्यिक प्रतिभा है उसको दिखाया। उन्होंने 1300 लाइन्स की एक बड़ी लंबी पोएम लिखी और उसका नाम था द लेडी ऑफ द लेक। इंग्लिश में था उनका टाइटल द लेडी ऑफ द लेक। 2 नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। Few months later, Sarojini wrote the play Maher Munir in the Persian language। उन्होंने मित्रों कुछ महीनों बाद ही, जैसे द लेडी ऑफ द लेक लिखी उसके बाद में कुछ महीने बाद ही उन्होंने एक नाटक लिखा माहिर मुनीर नाम से, जो फारसी के अंदर था। 3 नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। इम्प्रेस्ड विद द वर्क्स ऑफ द लिटिल चाइल्ड द निजाम ग्रांटेड हर ए स्कॉलरशिप टू स्टडी ओवरसीज। इनकी जो ये इस बच्ची की उन्होंने निजाम थे हैदराबाद की, उन्होंने इम्प्रेस हो गए उनकी जो लिटरेरी वर्क्स को देखते भी। इतनी छोटी बच्ची ने 1300 लाइन्स की पोएम लिख दी, एक इन्होंने नाटक लिखा है, तो उन्होंने क्या किया, विदेश में पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप है वो ग्रांट कर दी। तो इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो मित्रों पहला कथन है वो तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि द लेडी ऑफ द लेक है ना, उसको सर्च करेंगे आप तो वो वैसे सरोजिनी नायडू की आपको नहीं मिलेगी, वाल्टर स्कॉट की मिलेगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्योंकि उस समय बचपन में थे तो बहुत सारी गलतियां भी होती है और उन्होंने पब्लिकेशन भी नहीं किया उस समय। ठीक है, तो ये नॉन पब्लिश चीजें हैं, तो इनको बस आपको ध्यान रखना है। द लेडी ऑफ द लेक 1300 लाइन की एक पोएम इन्होंने लिखी थी बचपन के अंदर, थोड़ा उनकी उन्होंने हेल्प भी ली इधर उधर से अपने फादर से। ठीक है, और एक माहिर मुनीर उन्होंने जो प्ले भी लिखा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो पब्लिश नहीं हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। What was the name of Sarojini Naidu's debut poetry collection published in 1905? मित्रों 1905 के अंदर सरोजिनी नायडू ने अपना पोइट्री कलेक्शन से डेब्यू किया, तो पहला पोइट्री कलेक्शन था उसका नाम क्या था? द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, द सेप्टर्ड फ्लूट। तो सेप्टर्ड फ्लूट भी नहीं था, ब्रोकन विंग नहीं था और द बर्ड ऑफ टाइम भी नहीं था। मित्रों द गोल्डन थ्रेशोल्ड से उन्होंने शुरुआत की थी, इनका पब्लिकेशन हुआ 1905 में। एक जो बहुत सारी इसके अंदर पोएम्स थी, कलेक्शन था ये पोएम्स का। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इससे बहुत ज्यादा ये फेमस हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोट द इंट्रोडक्शन टू गोल्डन थ्रेशोल्ड? मित्रों जो द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, जो उन्होंने कलेक्शन डाला, एक बुक निकाली, इसका इंट्रोडक्शन है वो किसने लिखा, इनका प्रेफेस है वो किसने लिखा? रुडयार्ड किपलिंग, आर्थर सिमंस, एडमंड गोस, सरोजिनी हर्शल। तो मित्रों इनको जो पब्लिकेशन है उसके अंदर तो एडमंड गोस उन्होंने मदद की थी, हेल्प की थी, लेकिन इंट्रोडक्शन है वो लिखा था आर्थर सिमंस ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज डेडिकेटेड टू हर मेंटोर। गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो किसको डेडिकेट किया गया? जो उनका मेंटोर था। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने किसको गोल्डन थ्रेशोल्ड को डेडिकेट किया? आर्थर सिमंस, एडमंड गोस, टी.एस. इलियट, गोविंदराज जुलू नायडू। तो गोविंदराज जुलू नायडू भी नहीं है, टी.एस. इलियट भी नहीं है और आर्थर सिमंस भी नहीं है। मतलब एडमंड गोस है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड मार्क्ड सरोजिनी नायडूज एंट्री इनटू द लिटरेरी वर्ल्ड एंड शोकेस्ड हर मास्टरी ऑफ। सरोजिनी नायडू ने जब गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा तो इसका लिटरेरी वर्ल्ड है यानी साहित्य जगत है उसके अंदर उनका प्रवेश हुआ और उनकी जो निपुणता है वो दिखी। उसकी निपुणता है वो प्रदर्शित हुई किस में? फ्री वर्स में, ट्रेडिशनल इंडियन पोएटिक फॉर्म्स में, रोमांटिक लिरिकिज्म एंड विविड इमेजरी के अंदर और इपिक नैरेटिव्स के अंदर। तो मतलब फ्री वर्स भी नहीं है और ट्रेडिशनल इंडियन पोएटिक फॉर्म्स भी नहीं है और एपिक नैरेटिव्स भी नहीं है। मतलब रोमांटिक लिरिसिज्म एंड विविड इमेजरी है उसके अंदर इनकी मास्टरी है वो प्रदर्शित हुई। ठीक है, उनकी जो लिरिकल इनकी जो पोइट्री थी वो हमेशा पोइट्री वो लिरिकल रही है और अलग अलग उन्होंने इमेजरी का यूज किया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड। मित्रों गोल्डन थ्रेशोल्ड में इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेक्शन में नहीं है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड है उसके कितने सेक्शन है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी सेक्शन इन द गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो वो है 3। तो उनमें कौन कौन से है, फोक सॉन्ग्स, सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक, पोएम्स, लव सॉन्ग्स। तो मित्रों फोक सॉन्ग उसके अंदर है पहला, दूसरा सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक भी है और तीसरा है पोएम्स। तो तीनों गोल्डन थ्रेशोल्ड के सेक्शन है। अपन को नोट देखना है, यहाँ पे नहीं पूछा अपने से, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which of Naidu's poems is part of the golden threshold? इनमें से कौन सी पोएम है जो गोल्डन थ्रेशोल्ड के पार्ट है। इंडियन वीवर्स, कोरोमंडल फिशर्स, पेलंक्विल बेरर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों गोल्डन थ्रेशोल्ड की ये इंपॉर्टेंट और फेमस पोएम्स है इंडियन वीवर्स, कोरोमंडल फिशर्स और पेलंक्विल बेरर्स। तो ये सभी है तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। The overall tone of many poems in the golden threshold can be described as। मित्रों जो गोल्डन थ्रेशोल्ड के अंदर बहुत सारी पोएम है, बहुत सारी पोएम्स है, उसमें ओवरऑल टोन क्या निकलती है, ठीक है। मेलंकलिक एंड पेसिमिस्टिक यानी दुखी होने वाली, निराश होने वाली, सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक या खुशी देने वाली और जो आशावादी वाली, और एंग्री एंड रेबेलियस क्रोधित होने वाली और विद्रोही प्रवृत्ति का टोन आती है। इंडिफरेंट एंड डिटैच्ड, इंडिफरेंट होता है उदासीन, डिटैच होता है अलगाववादी। अलगाववादी और उदासीन प्रवृत्ति की तो टोन नहीं आती है, ना रेबेलियस की आती है, ना मेलंकलिक एंड पेसिमिस्टिक की आती है। तो उत्साह की और जो आशावादी दृष्टिकोण है वो इनकी टोन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन सरोजिनी नायडूज वर्क्स। कौन से लिटरेरी फॉर्म को यूज किया जाता है मुख्य रूप से सरोजिनी नायडू के वर्क के अंदर। फ्री वर्स, सोनेट्स, लिरिकल पोइट्री, ब्लैंक वर्स। तो मित्रों मुख्य रूप से सरोजिनी नायडू है वो फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स तो यूज नहीं करती है, क्योंकि इनकी पोएम्स है उनके अंदर लय होती है, तो फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स तो वैसे कट हो जाएगा। सोनेट का प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्य रूप से यूज नहीं होता है। लिरिकल पोइट्री है मित्रों इनकी जो पोएम है उनको गाया जा सकता है, लिरिकल है ये, मोस्ट ऑफ द पोएम है लिरिकल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से मुझे बताओगे। इसके साथ साथ मित्रों आगे अगर आपको 21 नंबर क्वेश्चन से वॉच करना है, अगली सीरीज अगर आपको देखनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, मोर पे क्लिक करें, वहां पे आपको पार्ट 2 का भी लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे साथियों को ऐसे लगता होगा कि बस यहाँ तक खत्म है, नहीं, आपको सरोजिनी नायडू कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप मोर पे क्लिक करें या इसी सेशन के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको स्क्रीन पे भी पार्ट 2 है वो शो हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोबारा कहना चाहूंगा कि आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आपको लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को, साथियों को शेयर अवश्य करें। आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित, तो उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। कई साथी शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगली क्लास का। और एक प्यारा सा कमेंट मित्रों, चाहे छोटा सा कमेंट करें, थैंक यू का कमेंट करें, कुछ भी कमेंट करें, लेकिन एक प्यारा सा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ कमेंट करें, ताकि मैं लगातार वापस आपके लिए लगातार सेशन लेके आता रहूं, ठीक है। तो ये काम करें। इसके साथ साथ सरोजिनी नायडू से संबंधित आपको नोट्स चाहिए, अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है, पीडीएफ नोट्स नहीं है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो अपने यूट्यूब का नेम है वही अपने टेलीग्राम का नेम है, तो वहां पे जाएं, आप सर्च करके भी जा सकते हैं। और वहाँ फाइल सेक्शन में आप सरोजिनी या नायडू इस प्रकार से सर्च करें कीवर्ड से, तो वहाँ पे खूब सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में बड़े ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है, मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा। जय हिंद, जय भारत।